हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद काजल। आई होप आप सभी की नॉट सेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज हम एमएसएन का गैस्ट्रो पार्ट जो है उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड जो है उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक 45 ईयर ओल्ड मेल है, प्रेजेंट्स विथ सीवियर इपीगैस्ट्रिक पेन रिलेटिंग टू द बैक, नोजिया हो रहा है उसको, वॉमिटिंग हो रहा है और उसकी हिस्ट्री है क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूज की। ओके, एंड सीरम अमाइलेज एंड लाइपेज लेवल भी बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो सिनेरियो दिए गए हैं वो सिनेरियो हमें गैस्ट्रो की तरफ ले जाते हैं। ओके, तो गैस्ट्रो जो पोर्शन है उससे रिलेटेड जो भी डिजीज कंडीशन है उसके बारे में हमें थिंक करनी है। बट यहाँ पे और भी जो जो हिस्ट्री दी गई, लाइक उसको इपीगैस्ट्रिक पेन हो रहा है जो कि बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है, क्रोनिक अल्कोहल यूज है एंड इन्वेस्टिगेशन पे उसके सीरम अमाइलेज एंड सीरम लाइपेज लेवल इंक्रीज्ड है। तो ये हमें एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस को डिनोट करता है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की तरफ ले जाता है हमें। तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस अगर किसी पेशेंट को है तो हमें एज अ नर्सिंग ऑफिसर हमारी जो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन जो होगी वो क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं, ए में जो है वो है इंक्रीज करना है हमें ओरल फ्लूइड्स का, बी में है प्लेस द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन, सी में है कीप द पेशेंट एनपीओ एंड इनिशिएट द आईवी लाइंस आईवी फ्लूइड्स एंड एडमिनिस्टर हाई फैट डाइट, डी में दिख रहा है। बट जो ऑप्शन नंबर ए है इनकरेज ओरल फ्लूइड्स, हम जो हमारा पहला नर्सिंग इंटरवेंशन होगा अगर हमारे पास एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसको एनपीओ रखते हैं, आईवी फ्लूइड्स स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पेशेंट्स को उस टाइम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनके बीपी वगैरह लो हो सकते हैं क्योंकि पेशेंट ओब्वियसली ओरल इनटेक नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वैसे तो सी जाएगा, बट अदर ऑप्शंस को हमने एक्सक्लूड क्यों किया? क्योंकि पहला ऑप्शन है इनकरेज ओरल फ्लूइड्स, हम इनिशियली ओरल फ्लूइड्स को इनकरेज नहीं करते हैं। दूसरा है प्लेस द पोजीशन इन सुपाइन पोजीशन, अगर हम सुपाइन पोजीशन में पेशेंट्स को रखेंगे तो पेन ज़्यादा होगा पेशेंट को, क्योंकि उससे जो प्रेशर जो है टेंशन पेनक्रियाज की जगह पे बिल्ड होंगे और उसकी वजह से पेन कॉज होगा। इसलिए हम पेशेंट को नी चेस्ट पोजीशन या फिर लीन फॉरवर्ड जो है वैसे रहने को बोलते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर या टेंशन कम जनरेट होता है एंड पेन कम फील होता है। एंड एडमिनिस्टर हाई फैट डाइट, फैट डाइट भी हम एडमिनिस्टर नहीं कर रहे हैं पेशेंट को, क्योंकि जो फैट डाइट जो है वो अगर पेशेंट लेता है तो फिर पेनक्रियाज को एक्टिवेट होना पड़ेगा एंड पेनक्रियाज भी गुड कंडीशन में नहीं है, सो उसको हम ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वजह से फिर पेन बहुत ज़्यादा होगा। सो आंसर इज सी। ओके, नाउ के सिनेरियो नंबर टू जो है उसमें अगर हम देखते हैं तो अ 52 ईयर ओल्ड फीमेल विथ सिरोसिस प्रेजेंट्स विथ एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड पीडल एडिमा, सी इज शेड्यूल्ड फॉर पैरासिंथेसिस। पहले तो जो क्वेश्चन है हम उसको क्लियरली समझते हैं। पैरासिंथेसिस एक प्रोसीजर है, ये तो मेडिकल टर्म है, लाइक क्लिनिकल टर्म में अगर हम बात करें तो ये एसाइटिक टैपिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो पेशेंट को एसाइटिस होते हैं उनमें हम फ्लूइड्स को बाहर निकालते हैं, ठीक है, प्रोसीजर के थ्रू, जिसको हम पैरासिंथेसिस या फिर एसाइटिक टैपिंग बोलते हैं। नाउ अगर पेशेंट को लीवर सिरोसिस है, ठीक है, तो उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन या फिर पीडल एडिमा क्यों हुआ? तो लीवर सिरोसिस में क्या होता है कि जो लीवर के सेल्स हैं उसमें स्कार बन चुके हैं, दे आर नॉट फंक्शनिंग वेल, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, मतलब पोर्टल वेन में प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप होते हैं एंड जिसकी वजह से जो फ्लूइड्स है जो वेसल से शिफ्ट करके एब्डोमिनल कैविटी में आ जाते हैं एंड वहाँ पे वो एसाइटिक कॉज करते हैं। एंड दूसरा रीज़न ये है कि लीवर ऑब्वियसली डैमेज्ड है यहाँ पे लीवर के सेल्स, जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन कम बन रहा है एंड एल्ब्यूमिन का फंक्शन होता है ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड्स हैं वो वेसल्स में रहते हैं प्रेशर की वजह से। बट एल्ब्यूमिन कम है, ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया एंड देन फ्लूइड जो है वो लीक करेंगे टू द एब्डोमिनल कैविटी। सो एसाइटिस होने के ये सब रीजन हो सकते हैं एंड जो एडिमा है, पीडल एडिमा भी इन्हीं की वजह से हो रहे हैं एंड ग्रेविटी की वजह से हमें पैरों में और हाथों में ज़्यादा सूजन देखने को मिलता है। सो अगर ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हमने उनका पैरासिंथेसिस किया या फिर टैपिंग जिसको बोलते हैं वो किया, उसमें क्वेश्चन सब हमारे पास आते हैं कि विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्स इमीडिएट रिपोर्टिंग आफ्टर पैरासिंथेसिस। ठीक है, पहला है माइल्ड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। ओके, वो तो होगा ही क्योंकि हमने प्रिक किया है पेशेंट्स को, तो माइल्ड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट इज ओके। नेक्स्ट वन इज द ब्लड प्रेशर 86/54, थर्ड वन इज द आउटपुट इज 3 लीटर ऑफ फ्लूइड एंड फोर्थ वन इज द ड्राई ड्रेसिंग एट पंक्चर साइट। ऑप्शन नंबर बी को अगर हम देखते हैं दैट इज द 86/54,
ऑब्वियसली बहुत कम बीपी है। तो जब पेशेंट्स को हम पैरासिम्पथेसिस कर रहे होते हैं तो बीपी तो एक मोस्टली हमारा जो वाइटल साइन है उस वक्त उसको मॉनिटर करना है, क्योंकि पेशेंट जो है वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा सकता है। सो यहाँ पे ऑब्वियसली बीपी ऑलरेडी बहुत कम दिखा रहा है 86/54, तो आंसर विल गो बी ऑप्शन नंबर। एंड आउटपुट जो 3 लीटर है वो हम कभी कभी 3 लीटर तक जाते हैं, अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हमें 3 लीटर तक जाना पड़ सकता है, तो 3 लीटर हम रिमूव करते हैं। एंड ड्राई ड्रेसिंग एट पंक्चर साइट इज नॉर्मल। ओके, नाउ जो हमारा 3 केस सिनेरियो है वो हम देखते हैं। नाउ अ 60-year-old मेल प्रेजेंट्स विथ हेमाटोमेसिस एंड ब्लैक टैड स्टूल, इंडोस्कोपी कंफर्म्स ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर। नाउ व्हाट इज हेमाटोमेसिस, मतलब वॉमिटिंग में उसको ब्लड आ रहे हैं एंड ब्लैक टैड स्टूल भी हो रहे हैं उसको, तो इंडोस्कोपी कराया गया, उसको कंफर्म हुआ कि उसको ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर है। ऑब्वियसली पेप्टिक अल्सर है, ब्लीडिंग। नाउ लैब हमने कुछ टेस्ट करवाए उसके, जिसमें लैब वैल्यू आ रहे हैं, हीमोग्लोबिन उसका 14 ग्राम पर DL है, इज ओके, इज नॉर्मल। एंड पोटेशियम एंड सोडियम का अगर हम लेवल देखें वो भी नॉर्मल ही है, थोड़ा सा कम की तरफ जा रहे हैं, बट इट्स नॉर्मल, नॉट आवर प्राइमरी, हमारा कोई ऐसा प्राइमरी इंटरवेंशन जो बोल सकते हैं उस पर हम फोकस ज़्यादा नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें हिमेटोक्रिट है 28%। नाउ व्हाट इज हिमेटोक्रिट, हिमेटोक्रिट जो है लाइक हमें परसेंटेज में दिखाते हैं हिमेटोक्रिट को, जो ब्लड का जो टोटल वॉल्यूम होता है उसमें से आरबीसीज के कितने वॉल्यूम है, दैट इज हिमेटोक्रिट, जो कि हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं। तो जो मेल होते हैं उनमें 52 तक होते हैं, एंड फीमेल में उससे थोड़े से कम होते हैं 35 to 48 तक। नाउ यहाँ पे 28 जो है वो तो बहुत ही कम है, सो 28% क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे ऑनगोइंग ब्लीडिंग जा रहा है, सो आंसर विल गो बी, दैट इज हिमेटोक्रिट 28%। ओके, नाउ अब हम आते हैं केस सिनेरियो फोर्थ का है, ए पेशेंट विथ लिवर फेलियर बिकम्स कंफ्यूज्ड एंड डिसऑरिएंटेड, अमोनिया लेवल्स आर एलिवेटेड, देन विच मेडिकेशन इज प्रिस्क्राइब टू रिड्यूस द अमोनिया लेवल्स। सबसे पहले तो फिर क्वेश्चन को समझते हैं, लाइक पेशेंट विथ लिवर फेलियर, अमोनिया लेवल बढ़ा हुआ है, लिवर फेलियर है, तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट कंफ्यूज्ड एंड डिसऑरिएंटेड होगा। क्यों? सबसे पहले तो अमोनिया का हम फिजियोलॉजी समझते हैं। लाइक अगर हमने कोई प्रोटीन इनटेक लिया डाइट में, या फिर हमारा जो गट बैक्टीरिया है, अमोनिया उसकी वजह से जनरेट हुआ वहाँ पे, अमोनिया फिर वहाँ से लिवर के पास जाता है, वहाँ पे यूरिया साइकिल होता है, एंड देन वो लिवर कन्वर्ट करता है यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया में, एंड देन वो यूरिया जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आके किडनी के थ्रू वो एक्सक्रीट होता है। नाउ अगर लीवर डैमेज है, सपोज लीवर फेल हो गए, देन अमोनिया का एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा। तो अमोनिया जब एलिवेट होगा तो उसकी वजह से पेशेंट्स में हमें कन्फ्यूजन दिखेंगे एंड डिसऑरिएंटेड दिखेंगे पेशेंट। तो पेशेंट को हम कौन सा मेडिकेशन देंगे टू रिड्यूस अमोनिया? ऑप्शंस में पहला आता है ओमेप्राजोल, लैक्टुलोज, फिरोजामाइड एंड प्रोप्रानोलोल। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल ऑब्वियसली एसिड प्रोडक्शन को कम करता है, ये तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे अमोनिया लेवल से रिलेटेड। नेक्स्ट वन इज द फिरोजामाइड, ये एक लूप डायूरेटिक्स है जो कि यूरिन को एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है, ज़्यादा यूरिन को बाहर करने में ये हेल्प करता है। एंड फोर्थ वन जो कि हमारा एक लाइक बीपी वगैरह जो है वो कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एक बीटा ब्लॉकर है ये। नाउ ऑप्शन नंबर बी दैट इज द लैक्टुलोज। लैक्टुलोज यहाँ पे अमोनिया को क्या करता है, गट में अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि कोलोन में लॉक करता है अमोनिया को इन अमोनियम आयन फॉर्म में। एंड फिर लैक्टुलोज एक लग्जेटिव होने की वजह से जल्दी से, मतलब जितनी जल्दी हो सके एक्सक्रीट आउट करने में भी हेल्प करता है। सो इस वजह से अमोनिया का लेवल जो है वो कम देखने को मिलता है अगर हम लैक्टुलोज दे पेशेंट को तो। नाउ नेक्स्ट केस सिनेरियो इज फिफ्थ, दैट इज द 28-year-old फीमेल है, प्रेजेंट्स विद क्रोनिक डायरिया, वेट लॉस एंड एब्डोमिनल पेन, कोलोनोस्कोपी कराया गया, कन्फर्म्स द क्रोन्स डिजीज। ओके, तो जो क्रोन्स डिजीज है इसका लेक्चर हमने डिटेल में देखा है। पेशेंट क्रोनिक डायरिया हो ही रहा है, उसको वेट लॉस जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन है। नाउ विच डाइटरी रिकमेंडेशन इज अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग द एक्यूट फ्लेयर? एक्यूट फ्लेयर होता क्या है? एक्यूट फ्लेयर मतलब अगर एग्जाम में ये टर्म दिखे तो डोंट बी कंफ्यूज। तो इसमें एक्यूट फ्लेयर का मतलब है कि जो भी डिजीज कंडीशन प्रोग्रेस किया, जो भी सिम्टम्स है वो वर्ष हो गए, मतलब ज़्यादा और ख़राब हो गए पेशेंट, जो सिम्टम्स है वो वर्स हो रहे हैं, उसको एक्यूट फ्लेयर बोलते हैं। तो उस टाइम पे डाइटरी रिकमेंडेशन जो है अप्रोप्रिएट क्या होगा क्रोन्स डिजीज के लिए? ओके, तो हाई फाइबर डाइट, सबसे पहले तो हमारा जो एम है वो क्या होना चाहिए ऐसे डिजीज कंडीशन में, कैसे डाइट देनी चाहिए पेशेंट को? तो जो बॉयल है, लाइक जो कोलोन है,
लास्ट मोस्टली इलियम को अफेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे इरिटेट ना करें, ऐसे खाने को हम प्रोवाइड करने के पेशेंट को। और या फिर जो रेसिड्यू कम बचे, लो फाइबर डाइट देने की कोशिश करेंगे ताकि बॉल इरिटेशन ना हो। तो हाई फाइबर डाइट तो हम नहीं देंगे क्योंकि इससे जो रेसिड्यू ज़्यादा बनेगा एंड स्टूल फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को इरिटेशन फील होगा। एंड नेक्स्ट वन इज द लो प्रोटीन डाइट। यस, लो प्रोटीन डाइट भी गलत है ऑप्शन, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट की जरूरत है पेशेंट को, क्योंकि हीलिंग में हेल्प करेगा। एंड नेक्स्ट वन इज द स्पाइसी फूड इंटेक, वो भी नहीं देंगे, ये भी इरिटेशन ही कॉज करेगा। सो आंसर इज सी, लो रेसिड्यू डाइट, ताकि पेशेंट्स के जो स्टूल फॉर्मेशन कम हो और इरिटेशन पेशेंट्स को कम फील हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट case is 6, that is a patient reports chronic heartburn diagnosed with GERD, that is the gastroesophageal reflux disease। उसमें से क्वेश्चन है कि विच लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाई डाउन इमीडिएटली आफ्टर मील? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि गर्ड में होता क्या है कि जो एसिड है वो रिफ्लक्स, जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो लूज हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्टमक का एसिड है वो रिफ्लक्स होके एसोफेगस में आते हैं, वहाँ पे इरोजन या इरोड कॉज करते हैं। तो पेशेंट को इससे दिक्कत आती है। बट हम कैसा लाइफ स्टाइल फिर पेशेंट को बोलेंगे हैबिट में लाने के लिए जिससे उनको बेनिफिट हो? फर्स्ट में कि लाई डाउन इमिडिएटली आफ्टर मील, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे ही खाना खा के वो लाई डाउन होंगे, ऑलरेडी लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो लूज है, तो क्या होगा कि एसिड रिफ्लक्स टू बैक इजिली एसोफेगस में आएंगे, फिर से उनको इरिटेशन कॉज करेंगे। एंड ईट लार्ज मील एट नाइट, ये भी नहीं होगा आंसर, क्योंकि अगर लार्ज मील नाइट में लेते हैं तो एसिड का प्रोडक्शन बढ़ेगा और फिर वो सोएंगे पेशेंट, एसिड का फिर बैक फ्लो होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। नेक्स्ट इज द एलिवेट हेड ऑफ बेड। यस, ये आंसर हमारा होगा, क्योंकि सेम रीज़न इसके अपोजिट जो हमने ए एंड बी में देखा है कि हम पेशेंट का बेड अगर हम एलिवेट रखेंगे तो एसिड का बैक जो रिफ्लक्स है वो नहीं हो पाएगा एंड पेशेंट को फिर इससे कंफर्ट फील होगा। डी आंसर क्यों नहीं होगा, लाइक ड्रिंक कार्बोनेटेड बीवरेजेस, क्यों? क्योंकि जितने भी कार्बोनेटेड बीवरेजेस होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटेन किए हुए रहते हैं। एंड व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड गैस डज, लाइक हमारे स्टमक में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं वो क्या करते हैं कि जो जब एक इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर को जब इंक्रीज करते हैं, जो एसिड है उसको वो अपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ वो पुश करते हैं एंड ये फिर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर लूज होने की वजह से वो एसोफेगस में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो डी ऑप्शन भी नहीं होगा यहाँ पे। नाउ we'll talk about this question number 7. So 7 tells like a patient with ulcerative colitis develops severe abdominal pain and fever. Now which complication should the nurse suspect? अब हमारे पास एक पेशेंट है, वो एडमिट है एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो जब मैंने टॉपिक क्लास लिए थे अल्सरेटिव कोलाइटिस पे, लाइक आईबीडी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज पे, तो उसमें क्लियरली बताया था कि जो नर्सिंग ऑफिसर हैं अपने असाइंड पेशेंट को क्लियरली मॉनिटर करना है, क्योंकि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बहुत ही सीवियर होते हैं। तो सेम हियर, लाइक अगर पेशेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस का है और उसको एब्डोमिनल पेन विथ फीवर आ रहा है, तो हमें जिस कॉम्प्लिकेशन को सस्पेक्ट करना है, एंड दैट इज द टॉक्सिक मेगाकोलोन। बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है, हमें तुरंत ही इन्फॉर्म करना है जो भी वहाँ पे अटेंडिंग फिजिशियन है उसको, क्योंकि ये बहुत ही एक इमरजेंसी कंडीशन है। सो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस विद सीवियर एब्डोमिनल पेन विद फीवर विल सस्पेक्ट अबाउट द टॉक्सिक मेगाकोलोन कंडीशन, विल इन्फॉर्म इमीडिएटली, क्योंकि ये आगे चल के एसाइटिस वगैरह कॉज कर सकते हैं। सो विल टेक केयर ऑफ इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। एक पेशेंट है विद पोर्टल हाइपरटेंशन स्टार्ट्स वोमिटिंग ब्राइट रेड ब्लड। इनिशियली हमने देखा था कि पोर्टल हाइपरटेंशन का जो मेन फिजियोलॉजी वो क्या था कि लीवर किसी भी तरह से डैमेज है, फेल हो गया हो, स्कार या सेरोसिस कुछ भी हो गया हो, जिसकी वजह से पोर्टल वेन जो है वो ब्लड जो है ऊपर वो अच्छे से उधर फ्लो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ रहा है एंड प्रेशर इतना बढ़ रहा है कि इसकी वजह से हमें एसाइटिस देखने को मिल रहा था और एसोफेजियल वेरिसेस भी देखने को हमें मिलता है। तो जो एसोफेजियल वेरिसेस देखने को मिल रहा है तो ऑब्वियसली पेशेंट जो है वो वॉमिट करेगा रेड ब्लड। ओके, तो जब पोर्टल हाइपोटेंशन का पेशेंट है, रेड ब्लड जो है वोमिट कर रहा है, दिस इज कंडीशन ऑफ एसोफेजियल वेरिसेस, उस टाइम पे नर्स को क्या एंटिसिपेटेड मेडिकेशन क्या देना चाहिए? तो विल चेक ऑल मेडिसिन लाइक एट्रोपिन, ऑक्ट्रेटाइड, मेटाक्लोप्रामाइड एंड आइबुप्रोफेन। तो एट्रोपिन जो है ऑब्वियसली ये तो एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग है, इससे कोई लेना देना है नहीं ब्लीडिंग से, ये हार्ट रेट को बढ़ाता है, सिक्रीशंस को कम करता है एंड ऑल।
बट ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करते हैं, दैट इज द मेटाक्लोप्रामाइड, ये एंटी एमेटिक है, इसका भी ब्लीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करते हैं, दैट इज आइब्यूप्रोफेन, वो एनसेट्स है, इसका भी ब्लीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। एंड ऑक्ट्रियोटाइड की अगर हम बात करते हैं तो ये वैसे स्पास्म करता है, सो ये जो ब्लड वेसल्स हैं उसको कंस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुकेगा। सो ये याद रखना है कि ऑसिफिजियल वेरिसिस में जो हम मेडिसिन की जो बात कर रहे हैं वो ऑक्ट्रियोटाइड हो सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अ पेशेंट हैज राइट अपर क्वाड्रेंट पेन आफ्टर फैटी मील, ultrasound shows gallstone. Yes, now we'll talk detail about the questions. Gallstone, that is the cholelithiasis. इसमें क्या होता है कि एनी हाउ अगर गॉलस्टोन हो गया पेशेंट्स को तो क्या इफेक्ट पड़ेंगे। नॉर्मली फिजियोलॉजी में क्या होता है कि जो लीवर है वहाँ पे बाइल का फॉर्मेशन हुआ, और जो कि हमें फैट के इमल्सिफिकेशन में या फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, और वो स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर में। और जो बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन कैसे बनता है, लाइक आरबीसी जो ब्रेक हुए उसके फॉर्मेशन ब्रेक डाउन के बाद बिलिरुबिन का फॉर्मेशन हुआ। लीवर क्या करता है, इसको बाइल के साथ कनेक्ट करता है, एंड बाइल के फ्लो के साथ ये बिलिरुबिन जो है ये एक्सक्रीट आउट होते हैं। बट अगर एनी हाउ बाइल जो अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गए, एनी हाउ बाइल अगर स्टक हो गया, बाइल का मूवमेंट ईजिली फ्लो नहीं हो रहा है, तो बिलिरुबिन भी है उसका फ्लो नहीं होगा, और ये बैक जाएगा लीवर कंजुगेट बिलिरुबिन, और ये ब्लड स्ट्रीम में उसकी लेवल को हाई कर देगा। तो ब्लड में ऑलरेडी हमें फिर कंजुगेट बिलिरुबिन जो है वो हाई मिलेगा। सो अगर गॉल स्टोन है किसी पेशेंट्स को, बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन तो होगा ही होगा, साथ में हमें इंक्रीज्ड बिलिरुबिन भी दिखेगा ब्लड में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, वो आंसर जाएगा, दैट इज द इंक्रीज्ड बिलिरुबिन। डिक्रीज डब्ल्यूबीसी इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन के साइन, इन्फेक्शन अगर होते तो इंक्रीज डब्ल्यूबीसी होते यहाँ पे, बट डिक्रीज डब्ल्यूबीसी कोई मतलब नहीं है। नाउ डिक्रीज अमाइलेज एंड इंक्रीज कैल्शियम, ये भी कोई रिलेट नहीं कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे फिजियोलॉजी के साथ हमें याद रखना है इसको। Now question number 10 and the last question. 62-year-old patient reports pencil thin stool and occult blood in stool. तो उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होगा कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस, तो ये कोलोरेक्टल कैंसर का केस है। तो अगर कोई भी अगर डायग्नोस्टिक अगर बात करते हैं कन्फर्मेटरी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड और एक्सरे दिस आर जो भी हैं इन्वेस्टिगेशन, नॉट द कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो कन्फर्मेटरी के लिए बेस्ट सबसे होता है कोलोनोस्कोपी विद बायोप्सी, बायोप्सी तो सबसे ज़्यादा कन्फर्मेटरी। सो इसका आंसर जो जाएगा वो होगा कोलोनोस्कोपी विद बायोप्सी। तो आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें एक्स्ट्रा भी हमने जो भी बातें की हैं, अदर क्वेश्चंस भी अगर आते हैं जो कि हम सॉल्व कर सकें विथ रैशनल एंड ऑल फिजियोलॉजी के साथ, तो ऐसे ध्यान रखना है एंड क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यही आए, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएंगे ये जरूर है। सो हमें हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए ताकि हम किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। ओके, बाय बाय।